नमस्कार, मैं हूं साक्षी मुमगाई। 3 सितंबर 2025 कांग्रेस नेता राहुल गांधी जनजातीय मामलों के मंत्री जोएल ओराम को एक पत्र लिखते हैं और इस बात पर चिंता जताते हैं कि जिस ग्रेट निकोबार परियोजना को भारत सरकार रणनीतिक गेम चेंजर मान रही है, उसे मंजूरी देते वक्त वन अधिकार अधिनियम यानी FRA का कथित उल्लंघन किया गया है। इसके बाद सोनिया गांधी इसी प्रोजेक्ट पर नाराजगी जताते हुए अंग्रेजी अखबार द हिंदू में प्रकाशित एक लेख में कहती हैं कि ये प्रोजेक्ट ग्रेट निकोबार द्वीप के स्वदेशी आदिवासी समुदायों के लिए अस्तित्व का खतरा पैदा कर देगा। इस बीच इसी परियोजना पर एक RTI भी फाइल की जाती है, जिसका जवाब देने से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग इनकार कर देता है। आइए आज की वीडियो में हम आपको बताते हैं कि ग्रेट निकोबार परियोजना आखिर है क्या, इस पर विपक्ष सवाल क्यों उठा रहा है और कैसे ये आने वाले दिनों में एक हॉट टॉपिक बनकर उभरने वाला है। आइए शुरू करते हैं। पहले ग्रेट निकोबार द्वीप के बारे में कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि जब भारत का नक्शा बनाया जाता है तब दक्षिण में सबसे नीचे एक छोटा सा बिंदु बनाया जाता है। ये बिंदु बताता है कि ये भारत की अंतिम सीमा है। इसके बाद भारत समाप्त हो जाएगा और यहाँ से शुरू हो जाएगा समुद्र का हिस्सा। इस बिंदु को कहा जाता है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। ब्रिटिश काल में इस जगह को पार्सन्स पॉइंट कहा जाता था, लेकिन 1985 में इस स्थान का नाम बदलकर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर रख दिया गया। यानी कि भारत का वो अंतिम सिरा जो न केवल भौगोलिक रूप से बल्कि सामरिक, पर्यावरणीय और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी देश के लिए अति महत्वपूर्ण है, वो इंदिरा गांधी को समर्पित है। सामरिक और नौसैनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है क्योंकि इंदिरा पॉइंट मलक्का स्ट्रेट के बेहद पास है, जहां से दुनिया के लगभग 30 से 40% समुद्री व्यापारिक जहाज गुजरते हैं। चीन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए भी ये मददगार है। पर्यावरणीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है क्योंकि इंदिरा पॉइंट जिस ग्रेट निकोबार द्वीप का हिस्सा है, उस ग्रेट निकोबार द्वीप को 1989 में एक बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था और इसके बाद ये 2013 में यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में शामिल हुआ। यहाँ दुर्लभ जीव जंतु और वनस्पतियां पाई जाती है। वही सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अहम है क्योंकि ग्रेट निकोबार द्वीप शॉम्पेन और निकोबारी जैसी विशेष जनजाति समुदायों का निवास स्थान है। जहां शॉम्पेन जनजाति बाहरी दुनिया से दूर अलग थलग रहती है, तो वही निकोबारी जनजाति बाहरी दुनिया से संपर्क में है लेकिन अपनी परंपराएं बचाए हुए है। कहा जाता है कि शॉम्पेन जनजाति एक ऐसी अनोखी भाषा बोलती है जो किसी भी अन्य भारतीय भाषा से अलग है। खैर आगे बढ़ते हैं। 1985 से निकलकर 2004 में चलते हैं और फिर जाएंगे 2025 में। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में इतिहास की सबसे घातक सुनामी आती है। इंडोनेशिया के सुमात्रा तट पर आए एक भीषण भूकंप के कारण आई इस सुनामी ने कई ऊंची लहरें पैदा की, जिन्होंने 14 देशों के तटीय क्षेत्रों को तबाह कर दिया। कहा जाता है कि इस तबाही ने 14 देशों में अनुमानित 2,27,898 लोगों की जान ले ली थी। भारत में विशेष रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में भारी नुकसान हुआ। इस पर इंदिरा पॉइंट जो ग्रेट निकोबार का सबसे दक्षिणी छोर है, इस आपदा से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में से एक था। कहा जाता है कि इस आपदा के बाद इंदिरा पॉइंट लगभग 4.25 मीटर यानी कि लगभग 14 फीट नीचे धंस गया। 2011 की जनगणना के अनुसार इंदिरा पॉइंट में अब केवल 4 परिवार रहते हैं। अगर पूरे ग्रेट निकोबार की बात की जाए तो ग्रेट निकोबार में सुनामी से भारी जनहानि हुई थी। जैसा कि आपको बताया कि इस द्वीप पर मुख्य रूप से 2 जनजातीय समुदाय हैं, एक है शॉम्पेन और दूसरे है निकोबारी। शॉम्पेन समुदाय जो पहले से ही बाहरी दुनिया से कम संपर्क में था और अधिक अलग थलग हो गया। 2011 की जनगणना के अनुसार शॉम्पेन जनजाति की अनुमानित जनसंख्या सिर्फ 229 थी। इस जनजाति को पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप यानी कि PVTG के रूप में भी वर्गीकृत किया गया है। उनकी जनसंख्या पहले से ही कम थी और सुनामी ने उनको संसाधनों को और सीमित कर दिया। गौर कीजिए कि सुनामी के बाद उनके संसाधन सीमित हुए थे, इससे उनकी जनसंख्या में फर्क पड़ा होगा, लेकिन उस सुनामी से उनकी मौत नहीं हुई थी। हैरानी होगी आपको जानकर, लेकिन कहा जाता है कि 2004 की सुनामी के समय शॉम्पेन समुदाय के एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई थी। शॉम्पेन जनजाति का जीवन जंगल और ऊंचाई वाले इलाकों में होता है। वे समुद्र तटों पर नहीं रहते। कहा जाता है कि सुनामी से पहले ही उन्होंने जानवरों के व्यवहार और प्राकृतिक संकेतों जैसे कि समुद्र का अचानक पीछे हटना को समझ लिया और पहले ही ऊंचाई की ओर चले गए। ये उनकी पारंपरिक परिस्थितिक ज्ञान की मिसाल है। हाँ, लेकिन सुनामी ने निकोबारी समुदाय की सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना को जरूर झकझोर दिया था। निकोबारी समुदाय को सुनामी में सबसे ज्यादा जनहानि और आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा। 700 से अधिक लोग मारे गए, हजारों विस्थापित हुए। उनके गांव, नावे और आजीविका के साधन जैसे मछली पकड़ना, नारियल की खेती, सब कुछ नष्ट हो गए। निकोबारी जनजाति की वर्तमान संख्या विभिन्न स्रोतों के अनुसार 25,000 से 30,000 के बीच है।
जाहिर सी बात है कि अगर हम अपने सबसे कमजोर, सबसे प्राचीन और सबसे शांत समुदायों की रक्षा नहीं कर पाए और एक बार उनका पर्यावरण या संस्कृति नष्ट हो गए तो उनकी पहचान भी मिट जाएगी। इसलिए इनकी सुरक्षा जरूरी है। जहां पहले ही तबाही ने यहां सब कुछ बर्बाद कर दिया, वहीं सोनिया गांधी को लगता है कि ग्रेटर निकोबार प्रोजेक्ट, जो कि भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य है इस सुदूर द्वीप को रणनीतिक, आर्थिक और पर्यटन के लिहाज से विकसित करना, ये प्रोजेक्ट निकोबार द्वीप के इन 2 आदिवासी समुदायों के अस्तित्व के लिए गंभीर खतरा बनने वाला है। यहीं से शुरू होती है 2025 की कहानी। ग्रेटर निकोबार प्रोजेक्ट क्या है, इस पर सोनिया गांधी ने क्यों और क्या सवाल उठाए हैं, ये जानेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले जरा इसे एक बार और समझ लीजिए। भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, इस द्वीप समूह का हिस्सा है निकोबार द्वीप। निकोबार द्वीप समूह में 19 द्वीप शामिल है। उन 19 द्वीपों में एक है ग्रेट निकोबार द्वीप। ये द्वीप भारत के पूरे भूभाग का सबसे दक्षिणी द्वीप है और यहीं स्थित है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। मलक्का जलडमरू मध्य के पास भारत की समुद्री मौजूदगी को मजबूत करने, ट्रांसशिपमेंट, पर्यटन और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने, वैश्विक व्यापार में भारत की भूमिका मजबूत करने, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक महत्व को ध्यान में रखते हुए द्वीप पर सैन्य ढांचे को विकसित करने और क्षेत्रीय और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास करने के लिए भारत सरकार यहाँ विकास करना चाहती है, जिसके लिए लाई गई है 72,000 करोड़ की ग्रेट निकोबार परियोजना। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो परियोजना के तहत इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल यानी कि ICTT यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह बनाया जाना है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का निर्माण होना है। 1 लाख आबादी वाले न्यू ग्रीनफील्ड टाउनशिप बनेंगे और साथ ही पावर प्लांट लगाए जाएंगे। अब यूं तो ग्रेट निकोबार परियोजना भारत के लिए एक रणनीतिक गेम चेंजर हो सकती है, लेकिन इन कार्यों का पर्यावरणीय प्रभाव क्या होगा, इसे लेकर चर्चा शुरू हो गई है। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने तो ग्रेट निकोबार इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना को एक सुनियोजित दुस्साहस करार दिया है। दरअसल सोनिया गांधी ने इस मेगा प्रोजेक्ट पर नाराजगी जताते हुए अंग्रेजी अखबार द हिंदू में प्रकाशित एक लेख में कहा है कि ये प्रोजेक्ट द्वीप के स्वदेशी आदिवासी समुदायों के लिए अस्तित्व का खतरा पैदा करता है और इसे असंवेदनशील तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। सोनिया गांधी ने कहा है कि इस प्रोजेक्ट को लागू करने में सभी कानूनी और विचार विमर्श प्रक्रियाओं का मजाक उड़ाया जा रहा है। सोनिया ने कहा, योजनाबद्ध कुप्रयासों की इस कड़ी में नवीनतम है ग्रेट निकोबार मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना। 72,000 करोड़ रुपए का ये पूरी तरह से गलत खर्च द्वीप के आदिवासी समुदायों के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा कर देगा। इससे दुनिया के सबसे अनोखे वनस्पतियों और जीवों के पारिस्थितिकी तंत्र में से एक के लिए खतरा पैदा करता है और प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। उन्होंने बताया कि ग्रेट निकोबार द्वीप 2 मूल समुदाय निकोबारी जनजाति और शोम्पेन जनजाति का घर है, जो एक विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समुदाय है। अपने लेख में सोनिया कहती हैं कि निकोबारी आदिवासियों के पैतृक गांव इस परियोजना के प्रस्तावित भू क्षेत्र में आते हैं। 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी के दौरान निकोबारी लोगों को अपने गांव छोड़ने पड़े थे। ये परियोजना अब इस समुदाय को स्थायी रूप से विस्थापित कर देगी, जिससे उनके अपने पैतृक गांवों में लौटने का सपना टूट जाएगा। इसी के साथ सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि इस पूरी प्रक्रिया में आदिवासी अधिकारों की रक्षा के लिए स्थापित संवैधानिक और वैधानिक निकायों को दरकिनार किया गया है। सोनिया गांधी से पहले राहुल गांधी भी इस पर सवाल उठा चुके हैं। गौर कीजिए कि इससे पहले 3 सितंबर 2025 को संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री जोएल ओराम को एक पत्र भेजा था। इस पत्र में उन्होंने वन अधिकार अधिनियम यानी कि FRA 2006 की संभावित उल्लंघन पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने लिखा था कि वन अधिकार अधिनियम के तहत समुदायों से उचित परामर्श लिया जाना चाहिए था, लेकिन लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार की जनजातीय परिषद ने उन्हें बताया है कि इस मामले में निकोबारी और शोम्पेन समुदायों से उचित परामर्श नहीं किया गया। उनका आरोप था कि जो NOC यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट समुदायों ने दिया था वो दबाव में दिया गया था और जब समुदायों को परियोजना के बारे में पूरी जानकारी मिली तो उन्होंने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वापस भी ले लिया, यानी कि कह दिया कि हमें आपत्ति है इस परियोजना से। राहुल गांधी ने अनुरोध किया कि FRA नियमों का पालन हो, स्थानीय समुदायों से सही ढंग से सहमति ली जाए और विकास को न्याय, समानता और मानवीय गरिमा जैसे संवैधानिक मूल्यों पर आधारित किया जाए। मंत्री जोएल ओराम ने संसद में जवाब देते हुए इस पर कहा कि इसी परियोजना से किसी आदिवासी का विस्थापन नहीं होगा और पर्यावरण को कोई क्षति नहीं होगी। वो परियोजना राष्ट्रहित में है और रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये भी कहा कि एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है जो NGT के निर्देशों के अनुसार आगे की कार्रवाई कर रही है। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने शोम्पेन, जारवा, ऑर्गेनाइज
ग्रेट अंडमानी समेत कई जनजातियों से व्यक्तिगत रूप से संवाद किया है और ग्राम सभा ने इन परियोजना को पास किया है। साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि केवल 7.144 वर्ग किलोमीटर आदिवासी आरक्षित भूमि का उपयोग हो रहा है और कोई विस्थापन नहीं हो रहा है। खैर, एक गौर करने वाली बात यहाँ पर यह भी है कि ग्रेट निकोबार परियोजना पर एक आरटीआई भी फाइल की गई थी। जुलाई में सामने आई कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक समाचार एजेंसी पीटीआई के संवाददाता ने इस साल 3 अप्रैल को एक आरटीआई आवेदन दायर किया था। इसमें ग्रेट निकोबार द्वीप पर प्रस्तावित मेगा बुनियादी ढांचा परियोजना को लेकर 1 जनवरी 2022 से आयोजित सभी आयोग की बैठकों की जानकारी, ग्रेट निकोबार द्वीप विकास परियोजना और शॉम्पेन जैसे विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों पर इसके प्रभाव के संबंध में केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय के साथ वार्ता और बाघ अभ्यारण्यों के मुख्य क्षेत्रों से गांवों को स्थानांतरित करने के राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के निर्देश के संबंध में जानकारी मांगी गई थी। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने ग्रेट निकोबार परियोजना पर एक आरटीआई का जवाब देने से इनकार कर दिया है। इसके लिए आयोग ने संसदीय विशेषाधिकार और अन्य कानूनी छूट का हवाला दिया है। आयोग ने कहा कि ऐसा करना संसदीय विशेषाधिकार का उल्लंघन होगा। तो यह है अब तक का वो पूरा मामला जो जुड़ा हुआ है ग्रेट निकोबार द्वीप से और इस द्वीप को लेकर देखे जा रहे हॉलिस्टिक विकास के सपने से। देखिए, एक तरफ ग्रेट निकोबार हॉलिस्टिक डेवलपमेंट परियोजना भारत के सामरिक और आर्थिक हितों के लिहाज से एक महत्वाकांक्षी कदम है। ये परियोजना देश की सुरक्षा, व्यापार और बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में एक रणनीतिक पहल मानी जा सकती है। लेकिन इसके साथ ही दूसरी तरफ संदेह जताया जा रहा है कि ये परियोजना उन जनजातीय समुदायों के जीवन, जैव विविधता और यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व जैसे पर्यावरण धरोहरों के लिए गंभीर खतरे भी पैदा कर सकती है। इसलिए स्थानीय समुदायों की भागीदारी और सहमति के साथ सरकार का रणनीतिक विकास और पारिस्थितिक सांस्कृतिक संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर आगे बढ़ना बेहद जरूरी है। आपका इस पूरे मामले को लेकर क्या ख्याल है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देवभूमि इंसाइट